नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिहिर भोज विवाद क्या योगी के लिए बनेगा सिरदर्द, गुर्जरों की महापंचायत ने बढ़ाई बीजेपी की भी टेंशन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गलत नीतियों को उजागर करेगी कांग्रेस की टास्क फोर्स, क्या है प्रियंका की पूरी प्लानिंग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूंजीपति दोस्तों के कहने पर नया कृषि कानून लेकर आए बीजेपी अखिलेश यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। मिहिर भोज विवाद क्या योगी के लिए बनेगा सिरदर्द, गुर्जरों की महापंचायत ने बढ़ाई बीजेपी की भी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे या राजपूत, इसको लेकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। मूर्ति की प्लेट पर सम्राट मिहिर भोज के सामने गुर्जर शब्द लिखे जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। राजपूत समाज का दावा है कि मिहिर भोज क्षत्रिय थे। इस विवाद के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह विवाद योगी सरकार के लिए चुनाव से पहले सिरदर्द साबित होने जा रहा है, क्योंकि गुर्जर समुदाय ने इस मामले को लेकर पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद गुर्जर समुदाय नाराज है, क्योंकि भगवा नेता ने बुधवार को दादरी में अपने संबोधन में गुर्जर हटा दिया था। आदित्यनाथ से नाराज गुर्जर समुदाय ने रविवार को ग्रेटर नोएडा के मिहिर भोज कॉलेज में एक बड़ी महापंचायत आयोजित करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के हजारों गुर्जर उक्त प्रतिमा से गुर्जर उपसर्ग को कथित रूप से हटाने के विरोध में कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होंगे। रिपोर्टों के अनुसार आदित्यनाथ ने राजपूत समुदाय के विरोध के बीच 9वीं शताब्दी के सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा आदित्यनाथ ने राजपूत समुदाय को नाराज न करने के लिए अपने पते से गुर्जर उपसर्ग को छोड़ दिया। मिहिर भोज पर विवाद यह है कि राजपूत समूहों ने उनके वंश को अपना पूर्वज बताते हुए दावा किया है कि गुर्जर के दावों के मिहिर भोज गुर्जर सम्राट नहीं थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ कि गलत नीतियों को उजागर करेगी कांग्रेस की टास्क फोर्स, क्या है प्रियंका की पूरी प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रियंका लगातार 2 दिनों से मैराथन बैठकें कर रही हैं। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो प्रियंका ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जवाब देने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि यह टास्क फोर्स जिलों में हो रहे प्रशिक्षण शिविरों के दौरान श्रमिकों के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करेगी और बीजेपी और आरएसएस की गलत और राष्ट्र विरोधी नीतियों के बारे में बताएगी। पार्टी ने मंगलवार को पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष सचिन नाइक के नेतृत्व में एक प्रशिक्षण टास्क फोर्स का गठन किया। पार्टी प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव के अनुसार टास्क फोर्स को अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी के झूठ को उजागर करने की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों के दौरान श्रमिकों के साथ 5 अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए टास्क फोर्स की अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री और किट तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में दशकों से सत्ता से बाहर है, राज्य में अगले साल के विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पितृपक्ष के बाद एक भव्य रैली के साथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर में एक अवधि है जब लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं और इसे नई चीजों की शुरुआत करने के लिए अशुभ माना जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूंजीपति दोस्तों के कहने पर नया कृषि कानून लेकर आए बीजेपी अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार नए मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने किसानों और महंगाई की मुद्दे को उठाते हुए जमकर बीजेपी पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनता को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उसकी नीतियां खुलकर पूंजी घरानों का पोषण कर रही हैं। मंगलवार को सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय से किसानों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखा देने में भाजपा ने कमाल कर दिया है। खाद की बोरी में खाद की मात्रा कम कर दी गई, डीजल बिजली महंगी कर दी गई। संकल्प पत्र में भाजपा ने किसानों की कर्ज माफी और आय दोगुनी करने का भरोसा दिलाया। भाजपा की सरकार बनी तो ये वादे दाखिल दफ्तर हो गए। किसानों की यह भाजपा सरकार ऐसी हितैषी बनी कि उस पर 3 काले कृषि कानून लाद दिए गए। अपनी खेती बचाने के लिए किसान अब पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी छोटे व्यापारियों और गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ का एक नया कानून भी अपने बड़े पूंजीपति मित्रों के कहने पर ले आए। बाजार में केवल ब्रांडेड तेल बिकेगा।
भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने राजाज्ञा निकालकर खुदरा खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके तहत किराना दुकानों से सोयाबीन, सरसों, सनफ्लावर और पाम ऑयल खुले रूप में नहीं बिकेगा, केवल बड़ी कंपनियों के तेल की बिक्री होगी। इससे तेल के छोटे धंधे बंद हो जाएंगे और उससे जुड़े तमाम लोगों की जीविका छिन जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ आए राकेश टिकैत, बोले सरकार का अगला टारगेट मीडिया हाउसेज, बचना है तो साथ दो, नहीं तो आप भी गए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज छत्तीसगढ़ आए। यहाँ राजधानी रायपुर में राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कृषि कानूनों से जुड़े सवाल जवाब किए, साथ ही सरकार के अगले कदम के बारे में भी चेताया। किसान नेता टिकैत ने कहा कि ये जो सरकार है दिल्ली में भाजपा वाली, इसने आधे देश को बेच डाला है। इसने मध्य प्रदेश की मंडियां बेच दी। अब छत्तीसगढ़ की समस्या भी सामने होगी। बड़ी समस्या एमएसपी की है, जो पूरे देश की समस्या है। हम सबको आवाज उठानी होगी। वहीं पत्रकारों द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र किए जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तो रहने दो, यदि ये किसानों के लिए नहीं करेगी तो इन्हें भी मुश्किल होगी। सरकार तो सरकार है, हम इनका भी कुछ न कुछ ढूंढेंगे। टिकैत ने कहा, मैं तो उस दिल्ली वाली को देख लो जिसने कानून बना के आधा देश बेच दिया। मध्य प्रदेश की 182 मंडियां बेचने निकाल दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया हाउसेस को लेकर भी बयान दिया। टिकैत ने कहा कि मैं कह रहा हूँ सब लोग साथ दो, उनका अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पीएम मोदी के क्षेत्र में रैली कर प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी अभियान की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली करके चुनावी अभियान का श्री गणेश करेंगी। इसके लिए मंगलवार को हुई कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में रणनीति तैयार की गई। इस रैली में पूरे पूर्वांचल से मतदाताओं को जुटाने की योजना बनाई गई है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक वाराणसी में रैली की संभावित तारीख 9 अक्टूबर रखी गई है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में बड़ी रैली करके दिखाने पर कांग्रेस देश दुनिया के मीडिया में सुर्खियों में आएगी। कांग्रेस अपनी जोनवार प्रतिज्ञा यात्राएं वाराणसी रैली के बाद ही प्रारंभ करेगी। बैठक में तय हुआ है कि मंडल स्तर पर एक बड़ी सभा होगी, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगी। इसमें वे भाजपा सरकार की खामियां बताते हुए कृषि कानून, रोजगार के घटते अवसर व निजीकरण जैसे मुद्दों को मुख्य रूप से उठाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में गरमाई सियासत के बीच राहुल गांधी पहुंचे केरल, कोझिकोड और मल्लपुरम का करेंगे दौरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता बुधवार को राहुल गांधी कानपुर में कालीकट एयरपोर्ट पहुंचे। वो आज कोझिकोड मलप्पुरम का दौरा करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर केरल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया है। अपने दौरे के दौरान वो विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल कोझिकोड मल्लपुरम में कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस नेता अपनी यात्रा के दौरान आधारशिला रखेंगे, विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने कहा, वो मलप्पुरम में हेमोडायलिसिस सेंटर कोझिकोड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी कोझिकोड में एआईएमई बिजनेस स्कूल की आधारशिला भी रखेंगे। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेता का गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी लौटने का कार्यक्रम है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी पिछले महीने अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड दौरे पर गए थे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान भी उन्होंने कई विकास कार्यों की आधारशिला रखे थे। इस दौरान उन्होंने मनंतवाड़ी में गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था, एक पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया था। गौरतलब है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी मंगलवार को शिमला से छुट्टी मनाकर दिल्ली आ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया राहुल ने चंडीगढ़ से ही उड़ान भरी थी। उनकी ये उड़ान दिल्ली में लैंड होने से पहले ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में तूफान आ गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार, 30 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगेगी मुहर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बारे में आगामी 30 सितंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए गठित पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 45 से 50 नामों पर मुहर लग सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका वारा ने मंगलवार को गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में सलाहकारों और चुनाव अभियान समिति के सदस्यों के साथ मैराथन बैठकें कर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया। दिन भर चली बैठकों के क्रम में उन्होंने कांग्रेस के चुनाव अभियान की रूपरेखा पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह व कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा 30 सितंबर को लखनऊ आ रहे हैं। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ बैठकें करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर स्क्रीनिंग कमेटी मुहर लगा सकती है।
इनमें पार्टी के मौजूदा विधायकों के अलावा ज्यादातर वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कभी कोई सीट जीती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के मद्देनजर प्रियंका ने पार्टी के सचिवों, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा, मोना और प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों के साथ लंबी बैठक की और टिकट और सीटों के बारे में बातचीत की। यह भी सुझाव दिया गया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कुछ पुराने लोग भी तलाशे जाएं। प्रियंका वारा ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के प्लान को लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों संग चर्चा की। प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान जिला व ब्लॉक स्तर पर संगठन की भूमिका क्या हो, इस पर भी माथापच्ची हुई। यात्रा के दौरान बीच बीच में प्रियंका की जनसभाएं भी होनी है। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत प्रदेश के 5 अलग अलग हिस्सों में यात्राएं निकालने की योजना है, लिहाजा शुरुआती तौर पर 5 जिलों में प्रियंका की जनसभाएं भी प्रस्तावित हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल का मोदी भागवत से सवाल पूछा, रामराज के बारे में क्या ख्याल है। जी हाँ दोस्तों, अब जब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है तथा दिल्ली से सटे पंजाब और उत्तराखंड में भी कुछ महीनों बाद चुनाव होंगे, तब नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा के हिंदू राष्ट्र पर कटाक्ष करते हुए आरएसएस के मोहन भागवत और पीएम मोदी से पूछा है कि रामराज के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज से नहीं है, मेरा मतलब है राम राज, भगवान का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं। मैं सत्य और धार्मिकता के एक ईश्वर के अलावा किसी अन्य ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा, क्या कहते हो भागवत जी, क्या कहते हैं मोदी जी, अयोध्या में राम। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू के नखरे नहीं सहेगी कांग्रेस, आलाकमान ने बातचीत बंद की, विकल्प पर हो रहा विचार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में सियासी घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा देना इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को महंगा पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान सिद्धू के रवैये से बेहद नाराज है और इसको लेकर अब तक दोनों पक्ष में कोई बातचीत नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी सिद्धू को नहीं मनाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन भी शुरू हो गया है। इस दौर में रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सबसे आगे चल रहा है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस आलाकमान नाराज है और उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी नेतृत्व ने सिद्धू से अब तक बात भी नहीं की है। हालांकि सिद्धू का इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया है। कहा जा रहा था कि पंजाब प्रभारी हरीश रावत बुधवार को चंडीगढ़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनका दौरान भी टल गया है, जिसके बाद यह स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से हुई किरकिरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उन्हें समय देना चाहता है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो सख्त कदम भी उठाया जा सकता है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। खबरों की माने तो आज की कैबिनेट में जो मंत्री नहीं आएंगे उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद सिद्धू को इसी साल 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके समर्थन में चन्नी सरकार के मंत्री सहित कई बड़े नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लग गई। सिद्धू के करीबी माने जाने वाली एक मंत्री के साथ ही अन्य 3 कांग्रेसी नेताओं ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में शामिल होने की कन्हैया ने बताई यह वजह, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने की वजह का खुलासा किया। वहीं आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बचेगी तभी देश बचेगा। वहीं जिग्नेश ने कहा कि आज हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, उसे हमें बचाना है। उन्होंने आगे कहा, मुझे भरोसा है कि कांग्रेस जो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, वो सत्ता से सवाल पूछने और लोगों के संघर्ष के लिए लड़ने में हमारा साथ देगी। कन्हैया ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि ये संघ परिवार नहीं है। वो क्या परिवार है कि अपना परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े। महात्मा गांधी अपनी पत्नी के साथ अंग्रेजों से लड़े। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। कन्हैया ने कहा, मुझे महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं है, वो एक सोच है। इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, मूल, इतिहास, वर्तमान और भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो मैंने चुनाव किया है। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अब लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता ने कहा, मैं साफ कर देता हूं कि देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, पहले भी थे और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग राहुल गांधी की मौजूदगी में हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर दी, क्योंकि आज इस देश को भगत सिंह की साहस की जरूरत है, अंबेडकर की समानता की जरूरत है और गांधी की एकता की जरूरत है। कन्हैया ने कहा, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसे नहीं बचाया गया तो देश नहीं बचेगा।
बड़े जहाज को नहीं बचाया गया तो छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेंगी। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बड़ा, उसने मुझे सिखाया, लड़ने का जज्बा दिया है। मैं उस पार्टी के साथ लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन जब किसी पार्टी की ओर से हमारे ऊपर अनावश्यक आरोप लगाए गए थे तब वो व्हाट्सएप पर हमारे लिए लड़ रहे थे। इस देश को कांग्रेस ही नेतृत्व दे सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, जो सरकार किसान का चेहरा नहीं बनेगी उस राज्य और राजधानी को भी दिल्ली बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, राज्य में महापंचायत में जुटे हजारों किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने सरकारों को खुला चैलेंज किया। उन्होंने कहा, जो राज्य सरकार किसान का चेहरा नहीं बनेगी उस राज्य और राजधानी को भी दिल्ली बना दिया जाएगा। कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार करना होगा। विदेशी कंपनियों की आमदनी कम होगी तभी किसान मजदूर की आमदनी बढ़ेगी। जिन 14 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं उन्हें आंदोलन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दिल्ली का आंदोलन असफल हुआ तो फिर देश में कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा। संस्थानों को बेचा जा रहा है, पूरे देश को धर्म और जाति में बांटा जा रहा है। यह आंदोलन किसान बिरादरी का है। सरकारें अभी जो नीति चला रही हैं उससे रोटियां तिजोरी में बंद होंगी। किसी की जेब में पैसा नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से यही होगा। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को बेचने की बीमारी है। दिल्ली वालों की सरकार देख लो, कानून बनाकर आधा देश बेच दिया। भारत सरकार के 3 काले कानूनों का असर पूरे देश में होगा। मेधा पाटकर ने कहा, इनके कानूनों को वापस करवाना और इनकी सरकार को गिराना बाकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का पर्चा फाड़ कर जाएंगे, कृषि कानूनों को लेकर बोले राकेश टिकैत। कहा, हम ही निपटाएंगे केस। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने भारत बंद किया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को सफल बताते हुए कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का पर्चा फाड़ कर जाएंगे, इस केस को हम ही निपटाएंगे। उन्होंने एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं आप जाए और बात करें, इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम कहां जाकर उनसे बात करें, कौन सी जगह और कब जाएं। उन्होंने कहा कि वह हवा में ऐसे ही बोलते रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झूठ के साम्राज्य में सच से ही क्रांति आती है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने पर राहुल गांधी का ट्वीट। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर कन्हैया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में देश की सबसे पुरानी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। युवा नेता के कांग्रेस में शामिल होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, झूठ के साम्राज्य में सच से ही क्रांति आती है। नए पुराने सभी साथियों को मिलकर इस सत्याग्रह में भाग लेना होगा। ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग भगत सिंह का भी इस्तेमाल किया। हालांकि गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को भी इस मौके पर कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से ऐसा नहीं हो सका। इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी। मेवानी ने कहा, मैं तकनीकी कारणों से औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो सका। मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ। अगर मैं किसी पार्टी में शामिल होता हूँ तो मैं विधायक नहीं रह जाऊंगा। मैं वैचारिक रूप से कांग्रेस का हिस्सा हूँ। आगामी गुजरात चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से लड़ूंगा। कन्हैया के पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने संवाददाता सम्मेलन में युवा नेता का पार्टी में स्वागत किया। वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनके शामिल होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सम्राट मिहिर भोज बनेंगे, यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दा। अखिलेश यादव व मायावती ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के गृह जिले गौतम बुद्ध नगर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने और मंगलवार को फिर गुर्जर सम्राट जोड़ दिए जाने से मामला गर्मा गया है। एक तरफ जहां सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर समुदाय अपना वंशज बता रहा है, वहीं राजपूत समाज भी इसी तरह के दावे कर रहा है। गुर्जर और राजपूतों के बीच विवाद भाजपा के लिए चुनौती बनती जा रही है। 26 सितंबर को गुर्जरों ने महापंचायत कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस महापंचायत में समाजवादी के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो अपने आप में स्पष्ट संकेत है कि आगामी चुनाव में सपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकती है। इसकी बानगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट से भी देखने को मिल रही है। अखिलेश ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन उनकी जाति ही बदल दी गई। यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ कर रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि 22 सितंबर 2021 को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाने से वो दुखी और आहत हैं। मायावती ने कहा कि गुर्जर समाज के इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ करना अति निंदनीय है और सरकार को माफी मांगनी चाहिए।